उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण का हम राजनीतिक और प्रशासनिक नीति को समाप्त कर चुके हैं। अब बात आती है आर्थिक नीति की। आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति। इस औद्योगिक चरण में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया गया, परिवर्तन किए गए। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं लाई गईं जिनके अंतर्गत हम आर्थिक नीति पर बात करें तो आर्थिक नीति में सबसे पहला परिवर्तन जो देखा गया वो था कृषि का व्यवसायीकरण, दूसरा औद्योगिकीकरण, तीसरा था रेलवे, चौथा था शिक्षा। कृषि के व्यवसायीकरण से तात्पर्य क्या है? भारत में परंपरागत खेती की जाती थी। भारत के जो किसान थे वो परंपरागत खेती करते थे, जैसे मोटे अनाज उगाना, थोड़ा बहुत व्यवसायिक कृषि कर लेना जो अपने अंतर्राज्यीय स्तरों पर जिसका लाभ उठाया जा सके। दूसरा, अब जब व्यवसायीकरण हुआ कृषि का तो इसमें नील, कपास, अफीम, जूट, रेशम, चीनी इत्यादि फसलें, तिलहन वगैरह, दलहन वगैरह उपजाने के लिए जबरदस्ती किसानों को मजबूर किया गया। इसको कहा गया व्यवसायीकरण, क्योंकि व्यवसायीकरण का व्यवसाय से मतलब है व्यापार। अब व्यापार के अंतर्गत ये फसलें आती थी, नील, कपास, अफीम, जूट, और जो मोटा अनाज था वो परंपरागत खेती के अंतर्गत आने का कारण था कि लोकल किसानों के खाने पीने के काम आता था, थोड़ा बहुत व्यापार में बेचकर लाभ अर्जित किया जाता था। औद्योगिकीकरण क्यों से हुआ? भारत के जो परंपरागत उद्योग थे, औद्योगिकीकरण की परिभाषा के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं कि किसी देश में उद्योगों का पतन हो जाना। एक जगह उद्योग अगर बढ़ेंगे तो दूसरी जगह पतन होगा ही होगा। भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का, ब्रिटिश में यह औद्योगिक चरण है, अर्थात ब्रिटेन में उद्योगों का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो स्वाभाविक था कि भारत में औद्योगिकीकरण होगा ही होगा, अर्थात उद्योगों का पतन होगा ही होगा। औद्योगिकीकरण ने जो भारतीय उद्योगों का पतन किया, इसके पीछे के प्रेरक तत्व क्या थे? प्रश्न में लॉजिक बन सकता है। एक था 1813 का चार्टर। इसने ब्रिटेन की वस्तुओं को भारत में लाने के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया, एक तरीके से भारत के सारे दरवाजे खोल दिए जो पाबंदी लगा रखी थी। आगे था ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक चुंगी। भारत की जो कुछ वस्तुएं थी वो ब्रिटेन में बिकने जाती थी, उन पर इतना कर लगा दिया, इतनी चुंगी लगा दी कि अब भारत की वस्तुएं ब्रिटेन में आसानी से नहीं बिक पा रही थी, या बिक रही थी तो मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। रेलवे का विकास इसी समय हुआ और उसने ब्रिटेन की कंपनी की भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंच बढ़ा दी। जो दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाई तो ब्रिटेन का सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगा। भारतीय राज्यों का पतन, भाई भारतीय राज्यों का पतन कर लिया था, सारे राज्य अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिए, तो वहाँ की स्वतंत्रता छिन गई, वहाँ के कार्य करने के तरीके छिन गए। अंग्रेजी शिक्षा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा से हुआ ये कि एक ऐसा वर्ग भारत में डेवलप हो गया जो अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित था, और अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित था तो अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदना, अंग्रेजी कल्चर को अपनाना उसके नेचर में आ गया। नेक्स्ट आता है रेलवे। रेलवे निर्माण डलहौजी के द्वारा किया गया भारत में। इसको 3 चरणों में देखा जाता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। बंद करियो। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत निजी पूंजी के तहत, निजी पूंजी का तात्पर्य है अंग्रेजों ने स्वयं की पूंजी भारत में रेलवे निर्माण में लगाई। फिर जो ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी उसने पूंजी लगाई, और तृतीय चरण में निजी पूंजी और सरकारी पूंजी, इन दोनों के द्वारा निर्माण किया गया। रेलवे का उद्देश्य भारत में क्या था? भारत व्यापक ब्रिटिश बाजार बने, अर्थात अगर रेलवे होगी तो दूरवर्ती क्षेत्रों तक ब्रिटिश की आसानी से पहुंच होगी, तो वो ब्रिटिश की वस्तुएं भारत में व्यापक स्तर पर पहुंचाई जा सकेंगी, तो भारत एक बाजार बन जाएगा ब्रिटिश के लिए, एक आसान बाजार। कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा भारत से निर्यात किया जा सके, बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी रेलवे अंग्रेजों के हित में थी। सैनिकों की गतिशीलता बढ़े, जैसे विद्रोह होते थे तो सैनिक आसानी से उस विद्रोह के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते थे, आंदोलन के क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन रेलवे निर्माण हुआ, रेलवे का विकास हुआ तो सैनिकों की आवागमन, सैनिकों की पहुंच बहुत तेज हो गई, जिससे अंग्रेजों को फायदा हुआ। लौह और इस्पात का निर्यात भी बढ़ा। भारत लौह और इस्पात का देश कहा जाता है। यहाँ से लौह और इस्पात ब्रिटेन पहुंचाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक चरण चल रहा था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी,
औद्योगिक क्रांति के लिए लौह और इस्पात बहुत जरूरी चीज़ें होती हैं। अब रेलवे के विकास से भारत को क्या लाभ हुए और क्या हानि हुई, यहाँ ये सब तो अंग्रेजों के लिए थे, अंग्रेजों को इन सब से लाभ हुआ उद्देश्यों से। अब भारत का बाजार का एकीकरण हुआ, कहीं ना कहीं जब रेलवे का विकास हुआ और अंग्रेजों ने पूरे भारत में इसकी व्यवस्था की, इसको बिछाया, तो भारतीय बाजार एक हुआ। आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली लगाई गई तो कहीं ना कहीं भारत को इसमें काम करने में आसानी हुई। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रेलवे का रहा राष्ट्रवादी चेतना को जागृत करने का। राष्ट्रवादी चेतना रेलवे से जागृत ऐसे हुई क्योंकि सस्ता किराया होता था। लोग एक देश से, जैसे क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों की समस्या, सोच सबको पढ़ सकते थे। आवागमन बहुत आसान हो गया। लेकिन कुछ भारत के लिए नकारात्मकता थी भी। भारतीय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जो निजी पूंजी लगाई जाती थी वो भारतीय कोष से लगाई जाती थी, वो कहीं ना कहीं कम होता गया, भारत में हानि होती गई धन की। आयात ब्रिटेन से, भारत में उद्योगों का विकास नहीं। जितना भी आयात होता था, जितनी भी वस्तुएं बन कर आती थी वो ब्रिटेन से आती थी और उनको फिर भारत में वितरित किया जाता था। लेकिन भारत में कोई भी उद्योग नहीं लगाया गया जिससे कि भारत में वस्तुएं बने और भारत में बेची जाएं। विऔद्योगिकीकरण हुआ, हम समझ चुके हैं। तकनीकी हस्तांतरण नहीं किया गया, अर्थात जो उद्योग बन लगते थे, अगर वो लगाते भी थे उद्योगों को भारत में छोटे मोटे आकर, तो उसकी जो तकनीक थी उसको शेयर नहीं करते थे। अनाज का अत्यधिक निर्यात किया गया और इससे भारत में अकाल की स्थिति बन गई। रेलवे के निर्माण से, रेलवे के गठन से जो भारत से अनाज जाता था ब्रिटेन की तरफ, क्योंकि उस समय युद्ध भी चल रहे होते थे, तो अत्यधिक अनाज जाता था, तो भारत में केवल बहुत कम अनाज किसानों के पास रहता था। और यही कारण है कि इतने अकाल अंग्रेजी शासन में पड़े। और औद्योगिक चरण में, उपनिवेशवाद के काल में तो बहुत ज़्यादा अकाल भारतीय जनता ने झेले। इसका मुख्य कारण था कि अकाल, लोगों के दिमाग में चलता है कि अकाल का मतलब है वर्षा न होना, पानी की कमी हो जाना। नहीं, अकाल का यह भी तात्पर्य है कि कहीं किसी क्षेत्र या किसी देश से सारा अनाज ढोले जाना और वहाँ के लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ देना, ये भी अकाल का एक प्रमुख बिंदु होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है धन की निकासी। औद्योगिक चरण में धन की निकासी अपने पैर जमाने लगी थी। भारत से धन ले जाया जाने लगा था और भारत, जैसे कि बंगाल की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई थी औद्योगिक चरण में, तो बंगाल की दीवानी से जो पैसा आता था उसको विदेश भी ले जाया जाता था और उस समय भारत के जो खर्च होते थे वो भी उसी के पैसे से होते थे। तो ये कहीं ना कहीं धन की निकासी के सिद्धांत की जड़ देखी गई है, जन्म देखा गया है यहाँ से। सामाजिक नीति के अंतर्गत प्रारंभ में हमने देखा वाणिज्यिक चरण में कि सामाजिक नीति में अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अहस्तक्षेप की नीति को धारण किया। लेकिन औद्योगिक चरण में सक्रिय हस्तक्षेप देखा गया। सक्रिय हस्तक्षेप के अंतर्गत 1829 में बंगाल अधिनियम लाया गया जिसमें सती प्रथा को समाप्त किया गया। अर्थात सती जो स्त्रियां होती थी भारत में, जो कुप्रथा थी, इसको समाप्त कर दिया गया 1829 में। और 1830 में पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया गया। 1833 के कानून द्वारा, अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून लाया गया। पहले भारत में विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, विधवा स्त्री सती हो जाती थी, उसको 1829 से 30 में समाप्त किया गया। उसके बाद 1856 में विधवा का पुनर्विवाह होगा, ये कानून लाया गया। ऐसे ही आगे हम जब देखते हैं, सामाजिक नीति हो गई, हमारी आर्थिक नीति हो गई, इसके बाद सांस्कृतिक नीति पर बातें, सामाजिक नीति के बाद सांस्कृतिक नीति की बात करते हैं। सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत एक्चुअली में विचारधारा का विकास होता है। विचारधारा के अंतर्गत एक विचारधारा है उदारवाद की विचारधारा, एक है उपयोगितावाद की विचारधारा। उपयोगितावादी और उदारवादियों के अंतर्गत कुछ अंतर देखे गए और कुछ समानताएं देखी गई। वास्तविकता में एक विचारधारा थी। विचारधाराएं बहुत हद तक एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं और कई बिंदुओं पर एक दूसरे से मिलती भी हैं। उदारवाद और उपयोगितावाद में अंतर देखें तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को सभ्य बनाया जा सकता है, ऐसी अवधारणा उदारवादियों की थी। लेकिन उपयोगितावादी इसको अस्वीकार करते थे। उपयोगितावादी कहते थे ओनली विधि निर्माण, लॉ बनाकर ही भारतीयों को सभ्य बनाया जा सकता है, कोई शिक्षा विक्षा देकर ये सभ्य होने वाले नहीं है। उदारवादी कहते थे भारत को स्वतंत्र रखने की कोशिश की जानी चाहिए।
उपयोगितावादी कहते थे स्वतंत्रता की जगह भारतीयों को सुख दो, ये इसी में संतुष्ट हैं, इनको स्वतंत्रता वतंत्रता कुछ नहीं चाहिए, इनको बस लोभ दे दो, सुख दे दो, कुछ सुविधाएं दे दो, ये मस्त है, इनको स्वतंत्रता नाम की वस्तु की जानकारी ही नहीं है, ऐसी बकवास मत करो। इनमें कुछ समानता भी थी। जैसे उपयोगितावादी और उदारवादी दोनों विचारधारा औद्योगिक क्रांति की उपज थी। भारत को ब्रिटिश बाजार बनाने की दोनों पक्षधर थी। जब ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत से परिवर्तन आए, जिन्होंने हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम यही जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति से जो परिवर्तन ब्रिटिश में आए वो क्या थे, ये उसकी, और भारत को ब्रिटिश बाजार बनाना चाहती थी। दोनों ने प्राच्यवादियों की आलोचना की। देखो, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। अब यहां बता दें थोड़ा सा, प्राच्यवादी वो हैं जो भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, भारतीय परंपराओं को कहीं ना कहीं सही मानकर चलती है, उनके गुणों को ध्यान में रख के बात करती है। और पाश्चात्यवादी वो है जो भारतीय संस्कृति को बर्बर, भारतीय समाज को असभ्य और भारतीय लोगों को एक तरीके से अपरिवर्तनशील विचार वाले व्यक्ति मान के चलती है। भारत में सुधार और परिवर्तन ब्रिटिश ही कर सकते हैं, ये दोनों का मानना था। ब्रिटिशों के द्वारा ही भारत में जो परिवर्तन किए जा सकते हैं, बाकी ये संभव ही नहीं है। नेक्स्ट औद्योगिक चरण में नीति आती है संवैधानिक विकास की। जब से ब्रिटिश कंपनी व्यापार से प्रशासन कंपनी बनी, प्रशासनिक कंपनी कब बनी थी? वाणिज्यिक चरण में। ध्यान रखना है, वाणिज्यिक चरण में जो युद्ध हुए, बक्सर प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जो परिवर्तन आए जो हम पढ़ चुके हैं, प्रशासक की भूमिका में आई। तभी से ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कंपनी, बहुत बड़ा द्वंद्व होता है, कंफ्यूजन होता है कि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कंपनी एक ही है। नहीं, बहुत बड़ा अंतर था इन लोगों में। ब्रिटिश सरकार अलग काम करती थी, ब्रिटिश कंपनी अलग काम करती थी। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती थी। ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश सरकार का एक छोटा सा हिस्सा थी जो भारत में क्रियान्वित थी, सक्रिय थी। जो ब्रिटिश सरकार, उसे कुछ समय पहले तक उसका एकाधिकार था, फिर उसका एकाधिकार छीना गया, फिर उस पर कुछ नियम थोपे गए, कुछ चार्टर आए, उन चार्टरों की आगे हम व्याख्या करेंगे। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश कंपनी के संबंधों को लेकर ज्वलंत प्रश्न है। 19वीं सदी में औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के कारण कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर सीधा प्रहार हुआ। ये प्रहार क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नियम लाए गए, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण में प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति, आर्थिक नीति और संवैधानिक नीति। अब संवैधानिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के द्वारा जो परिवर्तन आए, जो तीनों चार्टर आए, उन चार्टरों में क्या था, कैसे उन्होंने काम किया, कैसे वो यूपीएससी के लिए लाभदायक है, उस पर हम आगे बात करेंगे।